हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम थर्मोकेमिस्ट्री कर रहे हैं। थर्मोकेमिस्ट्री का लेक्चर 1 है एंड इन दिस वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द ईजीएस्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। प्लीज़ डोंट मिस एनी क्लास ऑफ दिस बिकॉज अगर कोई भी एक क्लास इससे मिस हो गई तो रह जाएगा सब। ठीक है, सो विल कंटिन्यू with enthalpy change of reaction or heat of reaction. See, amount of heat change when all the reactant represent by a balanced reaction convert into products is called the enthalpy change of the reaction. enthalpy change क्या होता है कि कभी भी कोई amount of heat जो change हो रहा है, ठीक है, कोई भी एक रिएक्शन के टाइम पे कोई भी अमाउंट ऑफ हीट जो आपका चेंज हो रहा है, ठीक है, ऑल द रिएक्टेंट्स में रिप्रेजेंट बाय एक बैलेंस रिएक्शन में, ठीक है, जो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं एक प्रोडक्ट में, तो उसे हम बोलते हैं एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। जैसे जो रिएक्टेंट किस में चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट में। अमाउंट ऑफ हीट चेंज व्हेन ऑल द रिएक्टेंट रिप्रेजेंट बाय अ बैलेंस रिएक्शन, कितना अमाउंट ऑफ हीट चेंज हो रहा है जो एक बैलेंस रिएक्शन में हमें एक रिएक्टेंट जो रिप्रेजेंट करता है ना कि भाई इतना चेंज हो रहा है या हमें चाहिए, उसे बोलते हैं एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब ये आर पी क्या, ये है रिएक्टेंट से जब भी हम प्रोडक्ट की साइड जाते हैं तो हम डेल्टा एच आर लिखते हैं। डेल्टा एच आर का मतलब होता है चेंज इन हीट, और ये आर का मतलब रिएक्शन, एच का मतलब आपका हीट, और ये ट्रायंगल का मतलब डेल्टा मतलब चेंज। ठीक है, अब आपका क्या होगा, प्रोडक्ट में ज़्यादा होगा तो आप रिएक्टेंट उससे माइनस करोगे। ठीक है, इसके कुछ रिएक्शन जैसे कि एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में क्या होता है, आपकी हीट जो है रिलीज़ होती है, और एंडो में हीट जो होती है वो कम रिलीज़ होती है, मतलब रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, जैसे CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको जब आप हीट दोगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में टूटेगा, जहाँ पर जो आपके डेल्टा एच की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी। ठीक है, इसमें यहाँ पर हीट ज़्यादा रिलीज़ होती है जिसकी वजह से हीट जो है वो क्या होता है, नेगेटिव में चला जाता है। ठीक है, अब देखो, ड्यूरिंग एनी रिएक्शन रिएक्टेंस बॉन्ड्स आर ब्रोकन, एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड। जब क्या होता है, कोई भी रिएक्शन होती है, जैसे ड्यूरिंग एनी रिएक्शन रिएक्टेंट बोन्स आर ब्रोकन, रिएक्टेंट के बोन्स क्या होते हैं, टूटते हैं, तो एनर्जी जो होती है ना वो क्या होती है उस टाइम पे, बोन के टूटने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है। वेयर एज प्रोडक्ट बोन्स आर फॉर्म्ड, एनर्जी इज रिलीज्ड। जब बोन बन रहे हैं प्रोडक्ट के तो एनर्जी उस टाइम पे रिलीज़ हो रही है। जब रिएक्टेंट के बोन टूट रहे हैं तो एनर्जी जो होती है रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, इफ़ एनर्जी रिक्वायर्ड इज़ ग्रेटर देन रिलीज्ड, अगर हमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो ज़्यादा है जितनी वो रिलीज़ हो रही है, मीन्स हमें ज़रूरत है ना कि हमें एनर्जी देनी है, हमें हीट देनी है, वो ज़्यादा है तो एंडोथर्मिक होगा। और अगर हमें क्या चाहिए, हमें रिलीज़ करनी है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा हीट रिलीज़ हो, तो रिलीज़ कब होगी, जब एक्सोथर्मिक होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे टॉपिक है स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन, जिसे हम डेल्टा एच आर बोलते हैं। इफ़ रिएक्शन इज़ ऑब्जर्व्ड इन स्टैंडर्ड कंडीशन, अगर हम किसी भी रिएक्शन को देखते हैं एक स्टैंडर्ड कंडीशन में, स्टैंडर्ड कंडीशन अब ये समझ लो ये कैसे है। डेल्टा एच आर पता है, अब ये जो नोट लग जाता है ना ऊपर, ये क्या है, इसको देखो ध्यान से, ये यहाँ पे लिखा हुआ है डेल्टा एच आर, ये बताया मैंने अभी ऊपर, और अगर इसके ऊपर नोट लग जाता है तो इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन, यानी यहाँ पे स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं जो एक स्टैंडर्ड कंडीशन को फॉलो करता है। और वो स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है, 298 केल्विन, 1 एटमॉस्फेयर और 1 मोलर कंसनट्रेशन। ठीक है, यहाँ पे 273 केल्विन नहीं है, यहाँ पे 298 है। ठीक है, ऑलराइट। नाउ हीट ऑफ फॉर्मेशन। हीट ऑफ फॉर्मेशन में अब हम क्या पढ़ेंगे, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी व्हेन वन मोल ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स। जब क्या होता है, हीट ऑफ फॉर्मेशन का मतलब होता है
जब कोई भी हीट चेंज, जब आपका हीट चेंज होता है, जैसे आपको 1 मोल ऑफ कंपाउंड लेना है विच इज़ फॉर्म बाय इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। अब इसका क्या मतलब है, इधर ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये मिस हो गया, ये नहीं समझ आया, तो ये हमेशा के लिए रह ही जाएगा। आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH4Cl, अमोनिया क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड में अब आपको ये क्या दे रखा है, इसे 1 मोल रखना है, ठीक है। अब ये बना किससे मिलकर है, ये बना है किस किस चीज़ों से मिलकर, नाइट्रोजन से, हाइड्रोजन से और क्लोरीन से। पूरा का पूरा 1 मोल किस किन चीज़ों से बना है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन। तो आपको क्या करना है, सिंपली लिख लो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन जैसे कि जैसे वो गिवन है। अब नाइट्रोजन एट नेचर में कौन सी स्टेट में पाया जाता है, N2 गैस की फॉर्म में, तो आपको यहाँ लिखना है गैस की फॉर्म में N2 की स्टेट में फॉर्म मिलता है। हाइड्रोजन वो भी N2 की स्टेट में गैस के अंदर मिलता है। क्लोरीन सेम। अब यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है, 1, तो ये 2 को कट करने के लिए हम यहाँ पे हाफ लगा दें, तो हाफ N2 हो गया। अब ये हाइड्रोजन कितने हैं, 4, तो 2 ऑलरेडी थे, तो 2 आगे लगा दो। क्लोरीन, क्लोरीन यहाँ पे 2 की स्टेट में होता है नेचर में, तो हाफ लगा दो आगे। तीनों क्या है, गैस। और ये बात ज़रूर ध्यान में रखो, इसे आपको 1 मोल रखना है। यहाँ आप चाहे जितने भी कुछ भी करो, हाफ करो, डबल करो, ट्रिपल करो, कुछ भी करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, उस चीज़ को आपको 1 मोल रखना है। बिकॉज डेफिनेशन यही कहती है हीट ऑफ फॉर्मेशन की, कि अमाउंट ऑफ हीट चेंज when 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट, यानी 1 मोल जो कंपाउंड है ये बना है अपने किससे, कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स के साथ। ऑल राइट, लेट्स मूव फर्दर टू HCl। अब HCl को भी 1 मोल रखोगे H और Cl में। अब H कितने कौन सी स्टेट में होता है, इसमें 2 में, हाइड्रोजन गैस होती है, गैस भी लिखना है, 2 भी लिखना है, हाफ कर दो क्योंकि यहाँ पे H एक ही है, इसको भी कट करके आप यहाँ पे हाफ कर दो, ये भी आपको लिखना है, गैस है। अब NaOH के लिए Na ये रहा, O किसकी फॉर्म में होता है, अब Na एक है तो एक ही, Na स्टेट क्या, Na कितने में मिलता है, एक ही में मिलता है। O ऑक्सीजन होता है, 2 की स्टेट में O2 होता है, तो हाफ कर दो। अब H भी एक है, लेकिन H मिलता किस में है, 2 में, तो इसका भी हाफ कर दो। अब NH3 अमोनिया, NH3। अब इस NH3 में देखो क्या है, NH3 है आपके पास। अब इसको क्या करोगे, NH3, अब नाइट्रोजन कौन सी स्टेट में मिलता है, N2 में, तो हाफ कर दो। अब हाइड्रोजन कितना है, 3, तो क्या करोगे, 3/2 H2, मिलता कौन सी स्टेट में है, H2 में, लेकिन दे कितना रखा है, 3। तो कैसे कर सकते हो, कैसे इसे बना सकते हो, इसे बनाने के लिए आपको यहाँ पे 3/2 करोगे, जब 3/2 इंटू 2 करोगे तभी तो ये कट जाएगा और फिर 3 बच जाएगा, ठीक है। सो ये ऐसे सॉल्व करते हैं। उसके बाद अगर आपको क्लोरीन देखना है, अब ये 2 इम्पॉर्टेंट हैं, ये 2 इम्पॉर्टेंट क्यों हैं, अब क्लोरीन का देखो, क्लोरीन में आपने क्या किया, क्लोरीन नेगेटिव चाहिए, क्लोरीन नेगेटिव कैसे आ सकता है, क्लोरीन मिलेगा कैसे, Cl2 की फॉर्म में, हाफ कर दो। चलो हाफ कर दिया तो Cl तो हो गया, नेगेटिव कहाँ से लाए, 1 इलेक्ट्रॉन से। अगर नेगेटिव का साइन होता है इसका मतलब होता है 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, क्या कर दो, 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, आ गया। हम यहाँ एक्वस भी दे रखा है, एक्वस भी ऐड करेंगे। अब Na पॉजिटिव एक्वस क्या करेंगे, Na पॉजिटिव लिखेंगे, एक्वस लिखेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन यहाँ पर करेंगे। अब यहाँ पर क्या होएगा, वो माइनस होएगा, क्या होएगा, माइनस होगा, क्योंकि अगर पॉजिटिव का साइन है तो इट मीन्स वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहा है, क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहा है। तभी तो हमने यहाँ पे लिखा और इधर हमने यहाँ लिखा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे थे, गेन हो रहे थे। ये बात समझ में आई। अभी सारे के सारे क्वेश्चन नोट डाउन कर लो और ये खुद ट्राई करके देखना, ये समझा दिए। लिखो NH4Cl, HCl, NaOH, NH3 और Cl नेगेटिव और Na पॉजिटिव। अब आगे देखो O, सिंपल O है, O के लिए क्या करोगे,
O यहाँ पे दे रखे हैं, यहाँ आपका O2 है, O2 को बस आपको यहाँ पे हाफ कर देना है ताकि आपका O, ये आपका एटम है, ये आपका मॉलिक्यूल उसमें प्रेजेंट होता है, इसका आपको हाफ कर देना है ताकि ये एटम के इक्वल आ जाए। और ये सॉलिड, इसे आपको क्या लिखना है, गैस। अब आगे देखो, आगे मोस्ट ऑफ द HF वैल्यू फॉर अ कंपाउंड इज नेगेटिव। अब क्या होता है, जो हाइड्रोजन, जो आपकी फॉर्मेशन होती है ना, हीट फॉर्मेशन, ये वाला हीट ऑफ फॉर्मेशन जब भी आपकी क्या होती है, मोस्ट ऑफ द हीट ऑफ फॉर्मेशन वैल्यू फॉर अ कंपाउंड इज नेगेटिव। कोई भी कंपाउंड की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है। अब क्या होता है ना, देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो होती है ना, उसमें आपकी क्या होती है, एनर्जी रिलीज़ होती है। तो जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होएगी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी चाहिए होएगी। अब इतनी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी, उतनी हमें क्या चाहिए होगी, स्टेबिलिटी चाहिए होगी सबसे ज़्यादा। अब कहोगे दोनों इन्वर्सली हैं, हाँ इन्वर्सली हैं। अगर एनर्जी बढ़ी है तो स्टेबिलिटी तो कम होगी, कम तो होगी, मतलब स्टेबिलिटी आपको कम करनी है अपनी, इन द सेंस कि एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो रही है, ठीक है। तो आपको उतनी स्टेबिलिटी चाहिए कि आप एक जगह टिक के बैठ सको, मीन्स स्टेबिलिटी आपकी कम होनी चाहिए। आर यू गेटिंग मी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अगर आपकी एनर्जी ज़्यादा है तो आपको एक जगह टिक के रहना चाहिए, तो आपको उतनी ज़्यादा क्या करनी पड़ेगी, स्टेबिलिटी नहीं को, स्टेबिलिटी भी क्या होएगी, उतनी ज़्यादा रिलीज़ होएगी, ठीक है। ऑफ एटम बोन फॉर्म, अब क्या होता है ना, अब जब बोन बनते हैं तो ये सब चीज़ होती है, एनर्जी रिलीज, स्टेबिलिटी को ज़्यादा होना पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती है जैसे कि फॉर्मेशन हो गया नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड में क्या होता है, जैसे मैंने ले लिया नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, अब इसके पास 3 बॉन्ड है, इसके पास 2 बॉन्ड है। नेचर की स्टेट में भाई ये अपने आप रिएक्ट करते हैं। अब ये जो नाइट्रोजन होता है वो 72-77% के अराउंड होता है, और ऑक्सीजन 21% के अराउंड प्रेजेंट होता है हमारे नेचर में। अब क्या ये आपस में रिएक्ट करते हैं, नहीं। जब तक हम इन्हें एनर्जी नहीं जब देंगे, जब तक या तो थंडर स्टॉर्म नहीं आ जाएगा, जब तक कोई भी एक एक्स्ट्रा इन्हें एनर्जी नहीं मिलेगी, तो ये कैसे रिएक्ट करेंगे, ये रिएक्ट नहीं कर सकते खुद से। इन्हें क्या मिलनी चाहिए, कोई ना कोई एक एनर्जी इन्हें लगती है, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। तो ये एंडोथर्मिक होता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक्सोथर्मिक होती है रिएक्शन, लेकिन कुछ ऐसी रिएक्शन होती है जिन्हें हमें हीट देनी पड़ती है ताकि वो आपस में रिएक्ट करें। अब एसिडिक रेन हो गई, जिसका पीएच गिर जाता है, पीएच गिर जाता है मीन्स एसिडिक रेन है तो एसिड की साइड में चला जाता है, 7 से कम हो जाता है। थंडरस्टॉर्म हो गया तब भी ऐसा केस होता है, तब भी हमें नाइट्रोजन ऑक्साइड ज़्यादा देखने को मिलती है बजाय नॉर्मल डेज में, बिकॉज नॉर्मल डेज में कोई उन्हें हीट या कोई एनर्जी की सप्लाई नहीं मिलती, ठीक है। बाकी जब रेन होती है या थंडरस्टॉर्म हो गया तब होता है ऐसा। मोर नेगेटिव द वैल्यू ऑफ HF ऑफ अ कंपाउंड, मोर स्टेबल द कंपाउंड इज। जितना ज़्यादा आपका क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू होएगी अगर आपकी HF ऑफ अ कंपाउंड की, उतना ज़्यादा आपका स्टेबल वही कंपाउंड होगा, ठीक है। अब हीट ऑफ कंबशन क्या होता है, हीट चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड इज फुली कंबस्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ O2 इज कॉल्ड द एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबस्टेड। अब क्या होता है, देखो हीट ऑफ कंबशन में हीट चेंज होता है, हीट क्या होती है, चेंज होती है जब 1 मोल ऑफ कंपाउंड को हम क्या करते हैं, पूरा का पूरा, देखो कंबशन का मतलब होता है जब भी आप किसी भी चीज़ को जला रहे हो, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है आपका एज अ बाय प्रोडक्ट बनता है। कभी भी कोई भी चीज़ आप बर्न करो, कंबस्ट करो, तो यही दो प्रोडक्ट हमेशा मिलते ही मिलते हैं। नाउ अब बोला गया हीट कंबशन ऑफ बेंजीन। आपने बेंजीन लिया, बेंजीन आपका 1 मोल है, कंबस्ट करवा रहे हो, O2 खुद लिखो, CO2 और H2O बना लो, बैलेंस द रिएक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल। नाउ सी, आप बैलेंस करोगे, लेकिन बैलेंसिंग में एक बात ध्यान रखना जो मैंने अभी भी ऊपर बताई, आपको जो क्वेश्चन में गिवन है उसे 1 मोल का 1 मोल ही रहेगा,
और उसे 1 मोल ही रहने देना है। ठीक है। नाउ हीट ऑफ कंबशन ऑफ प्रोपीन। हीट ऑफ कंबशन ऑफ प्रोपीन में क्या है? प्रोपीन का फॉर्मूला C6H6 C3H6। ठीक है। अब आपने इसे कंबस्ट करवाया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। आपने इसे क्या करना है? सिंपल पहले बैलेंस करना है। बैलेंस करने के बाद इसे 1 मोल है तो 1 मोल ही रहने देना है। बैलेंस कैसे करोगे? कार्बन 3 है, कार्बन 3, हाइड्रोजन 6 है, कैसे? 2 ऑलरेडी है, 3 आप आगे पुट कर दो। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन काउंट करो कितने? 6 3 9, 9 है तो 9/2 लगा दो। अब कंबशन ऑफ हाइड्रोजन कैसे होगा? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन लिया, ये हो गया यहाँ पे ये वाटर बन जाएगा, ये भी गैस, ये भी गैस, ये लिक्विड। ठीक है। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। नाउ हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब इसमें डेफिनेशन नहीं लिखी हुई, बट आपको ऐसे ही समझना होगा कि ये क्या कह रहा है। इसमें 1 मोल लिक्विड का लेना है। क्या लेना है? 1 मोल ही आपको लिक्विड का लेना है, जिसे आपको वेपर स्टेट में कन्वर्ट करना है उसके बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड पे। उसको किस पे? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड पे। अब आपने वाटर को लिया, वाटर क्या है? लिक्विड स्टेट में है, वेपर स्टेट में बना दिया। लिक्विड को किस में बना दिया? वेपर स्टेट में। अब C2H5OH लिक्विड स्टेट में है, इसे भी आपने वेपर में बना दिया। अब कोई भी चीज़ लिक्विड से वेपर जा रही है तो आपको उसे हीट देनी पड़ेगी, तभी ऐसा पॉसिबल है, तभी वो क्या है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब हीट ऑफ वेपराइजेशन और हीट ऑफ कंडेंसेशन में फ़र्क पूछा जा सकता है। ओके। तो जैसे अब इसमें क्या होता है? इसमें उल्टा होता है। इसमें आप यहाँ लिक्विड से वेपर जा रहे हो, अब यहाँ वेपर से लिक्विड जाओगे, वेपर से लिक्विड जाओगे तो अब इसमें आपको क्या करनी पड़ेगी? हीट जो है इसमें हीट रिलीज़ होएगी। क्या होएगी? हीट रिलीज़ होएगी। अब वेपर है, वेपर से आप लिक्विड पे आ रहे हो, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा? हीट उसकी क्या होएगी? ऑटोमेटिकली रिलीज़ होएगी, वो ठंडा होगा, वो कंडेंस होगा, तो इसे बोलेंगे हीट ऑफ कंडेंसेशन। तो इन दोनों में डिफरेंस आ सकता है, तो आप बोलोगे कि वो दोनों क्या एक दूसरे के अपोजिट हैं। या मैं ये भी कह सकती हूँ कि मेरा जो हीट ऑफ वेपराइजेशन है वो क्या है? नेगेटिव है मेरा हीट ऑफ कंडेंसेशन के, यानी जो मेरा ये है वो इसके अपोजिट है। अपोजिट है तो इट मीन्स, अब देखो क्या होता है, जैसे मैंने कहा मेरे पास एक है एक्स वेरिएबल, एक मैंने कहा मेरे पास है अब एक है मेरे पास -x। ठीक है। तो क्या है ये इसका अपोजिट ही तो है। एडिटिव इन्वर्स मैथ्स में इसे बोलते हैं ना। तो यहाँ पे अगर एक पॉजिटिव है तो इधर अगर एक नेगेटिव है तो ये क्या है? ये उसका अपोजिट है, उसका उल्टा है। अगर मैं इन दोनों का सम करूँगी, सम मुझे 0 मिलेगा। वही बात यहाँ पे है, हीट ऑफ वेपराइजेशन हीट ऑफ कंडेंसेशन का अपोजिट है, और जब आप दोनों को ऐड करोगे तो इट मीन्स वो 0 हो जाएंगे। ठीक है, वो कैंसिल हो जाएंगे ना। अब बताओ, एक को हीट चाहिए, एक हीट रिलीज कर रहा है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो ये वही तो चीज़ है, हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड हीट ऑफ कंडेंसेशन। और ये वही लाइन लिखी हुई है, हीट ऑफ वेपराइजेशन इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ हीट ऑफ कंडेंसेशन। अब एंथैल्पी चेंज फॉर फ्यूजन। अब फ्यूजन और फ्रीजिंग, ये क्या मतलब होता है इसका? देखो, फ्यूजन जब आप उसकी मोल्टन फॉर्म में जाते हो, यानी उसका मेल्टिंग पॉइंट देखते हो उसके सॉलिड का, और फ्रीजिंग का मतलब होता है जब आप सॉलिड में जाते हो, जब आप उस फ्रीजिंग पॉइंट देखते हो लिक्विड का। ये चीज़ पूछी जाती है। आप फ्यूजन में मेल्टिंग पॉइंट देखते हो सॉलिड का, फ्रीजिंग में क्या देखते हो? फ्रीजिंग पॉइंट देखते हो किसका? लिक्विड का। तो ये सॉलिड लिक्विड का ज़रूर पूछा जाता है। ऑलराइट, नाउ अब वाटर देखो, वाटर नहीं, आइस। अब आइस को आप लिक्विड बना रहे हो, अब सोडियम को आप लिक्विड बना रहे हो, तो आपको यहाँ पर जब आप सॉलिड से लिक्विड जा रहे हो आपको हीट देनी पड़ेगी। इट मीन्स दैट इज द एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंड एंथैल्पी चेंज ऑफ फ्रीजिंग में क्या होता है? आपको सॉलिड में जाना है। इट मीन्स 1 मोल ऑफ लिक्विड आपका कन्वर्ट हो रहा है सॉलिड पे एट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। इट मीन्स आपका लिक्विड जब आइस पे जाएगा तो हीट जो है बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे रिलीज़ होएगी। ठीक है। अब मैंने पानी लिया, मैंने उसे फ्रिज में रख दिया और बर्फ़ भरने के लिए, तो वहाँ पे क्या होगा? जो वाटर की जो हीट होएगी वो क्या आएगी? हट जाएगी।
वो क्या कहाँ किस लिए काम आएगी वाटर की हीट? वाटर की हीट काम आएगी टू ओवरकम दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब वो क्या आएगा ना, अब जो उनके बीच का बॉन्ड होगा, जैसे वाटर है, अब वाटर क्या होएगा, कन्वर्ट होएगा आइस में, तो उतनी ही अमाउंट में क्या करेगा, वो एनर्जी को रिलीज करेगा। मीन्स हीट उसकी क्या होएगी, रिलीज होएगी, एंड दैट इज ऑल्सो क्या होएगा, एक दूसरे के अपोजिट ही हैं ये भी। नाउ हीट ऑफ सब्लिमेशन एंड एटमाइजेशन। सब्लिमेशन और एटमाइजेशन को हम सेम लिखते हैं क्योंकि हमने ऐसा बॉन हेबर साइकिल में पढ़ा हुआ है कि हम क्या करते हैं, जो सब्लिमेशन होता है सॉलिड से सीधा वेपर फॉर्म में जाना विदाउट अंडर गोइंग इन लिक्विड स्टेट। मीन्स आप जैसे कैम्फर हो गया या नैप्थलीन बॉल्स होगी जिसे हम कपड़ों में वुलन क्लॉथ्स में डालते हैं, और वो सॉलिड से सीधा वेपर स्टेट में बनते हैं। आई टू में ही जा रहा है, P4 में ही जा रहा है, एसिड में ही जाएगा। यहाँ पर फिजिकल स्टेट चेंज होएगी, अदरवाइज वैसे देखेंगे दे विल रिमेन द सेम, ओनली द फिजिकल स्टेट दैट विल चेंज, बट ऐसा इनका फॉर्मूले में कोई फर्क नहीं आएगा। Heat of atomization, heat change when one mole of substance is converted into isolated atom। अब क्या होता है अब ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो इसे बहुत ध्यान से सुनना। अब देखो क्या होता है, heat of atomization, heat energy when one mole of substance is converted into isolated atom। जब आपका क्या होता है, एक मोल सब्सटेंस का जब आप उसे कन्वर्ट कर देते हो किस में, आइसोलेटेड एटम में। कैसे आइसोलेटेड एटम में उसे कन्वर्ट कर रहे हो, जैसे आपके पास यहाँ पर हीट ऑफ एटमाइजेशन ऑफ क्लोरीन है, क्लोरीन होता है Cl2, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी जो होएगी Cl2 मॉलिक्यूल की, वो कैसे कैसे करो, कैसे लिखोगे उसे, Cl2 है। अब आपको उसको क्या करना है, वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज कन्वर्टेड इनटू, एक आपको आइसोलेटेड एटम में करना है। अब यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पर ये एक मोल है, यहाँ आइसोलेटेड है, यहाँ पर 2 को मत देखो अभी, देखो इधर ये Cl2 है, ये क्या एक मोल है, अब वो कन्वर्ट हो रहा है Cl में, मीन्स उसका क्या हो रहा है, वो आइसोलेट हो गए, वो क्या हो गया, आइसोलेट। अब मुझे बैलेंस करने के लिए मुझे 2 लगाना पड़ेगा, तो इसका मतलब है 2 इंटू जो हीट फॉर्मेशन मुझे देनी है किसे, क्लोरीन एटम को, जो हीट फॉर्मेशन मुझे क्या देनी है किसे, क्लोरीन एटम को, वो उसका आपको क्या करना है, ट्वाइस करना है। अदरवाइज वैसे क्या करते थे, यहाँ आपका एक मोल होता था, आप उसे ऐसे करके लिखते थे Cl2, और यहीं आप कट करके उसे बता देते कि यहाँ पे Cl और Cl जो है बैलेंस हो गए। बट यहाँ पर आपको क्या करना है, उसका बताना है कि Cl2 हो गया, क्योंकि यहाँ एक मोल से वो किया जा रहा है, डबल हो रहा है हीट ऑफ फॉर्मेशन में। नाउ लास्ट, हीट ऑफ एटमाइजेशन ऑफ मीथेन। अब क्या लिखोगे, CH4 कैसे बनेगा मॉलिक्यूल। अब आपको CH4 देखना है, CH4 देखना मीन्स ये तो एक मोल रहना चाहिए, यहाँ ये आइसोलेटेड रहना चाहिए। आइसोलेटेड कैसे बनाओगे, C+H करोगे तभी बनेगा आइसोलेटेड। अब H कितने हैं, 4, C कितना, 1। अब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड होगा वो अलग होंगे, तो 4 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। अब इधर देखो, ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड होगा ना। नाउ अब ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। हीट ऑफ एटमाइजेशन ऑफ C2H6। अब क्या होगा, बॉन्ड एनर्जी ऑफ C कार्बन। अब 2 कार्बन है, 2 कार्बन के बीच का बॉन्ड, उसके बाद आपके पास हाइड्रोजन 6 हैं, तो मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड जो आपने 6 हाइड्रोजन से लिया है। अब देखो CH3 और CH3 को आपने बॉन्ड बनाया, अब 2 कार्बन है तो 2 कार्बन आपने आइसोलेटेड लेने। अब आप इसे ऐसे नहीं लिख सकते 3H2, नहीं ऐसे नहीं लिखने, क्योंकि आइसोलेटेड लेना है, मॉलिक्यूल नहीं लेना, आइसोलेटेड लेना, तो इसलिए ऐसे आपको करके लिखना पड़ेगा। फिर आपको इसे ओपन करना पड़ेगा कि कार्बन कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड है, और 6 बॉन्ड जो है वो आपके कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बनेंगे, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ये कैसे बनेगा, अगर कार्बन यहाँ है तो हाइड्रोजन यहाँ है 3, 1 2 3, एक कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन। काउंट करो, 1 2 3
4, 5 एंड 6। ये तो आपने काउंट कर लिया। ये वाला देखो, ये वाला, ये आपका ये हो गया बॉन्ड एनर्जी ऑफ Cc, मतलब आपका ये कार्बन और कार्बन के बीच का है। और जो ये पिंक वाले हैं, ये पिंक वाले किसके बीच के हैं? कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में 6 बॉन्ड है। अगेन फिर से देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ऑल राइट, आई होप इतना समझ आया होगा। अभी तो ये लेक्चर 1 था हमारा थर्मो केमिस्ट्री का। ऐसे करके इसके सारे हम लेक्चर जो हैं रिकॉर्ड करते जाएंगे। सो ये लेक्चर जो भी है अच्छे से करना, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन ही किया हुआ है। तो इसके जितने क्वेश्चन अभी हमने प्रैक्टिस के लिए किए हैं, जैसे ये वाला था, इसमें आपको मैंडेटरी है याद करना कि 1 मोल इधर रखना है, बाकी सभी को उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना है। उसके बाद हमने बताया था यहाँ पे एन और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बारे में कि खुद बर खुद नहीं करते, कुछ हीट एनर्जी देनी पड़ती है। फिर बताया कि बॉन्ड कैसे बनते हैं, उनको एनर्जी कैसे चाहिए, स्टेबिलिटी उनकी कैसी होनी चाहिए। कंबशन में बताया था जब भी कंबशन का कोई भी आ जाए ना, तो उसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करो। आप कुछ भी जला रहे हो, पेपर वुड कुछ भी जला रहे हो, उसको उस ऑक्सीजन के बिना ऐसा पॉसिबल नहीं है। व्हीकल हो, व्हीकल जब एग्जॉस्ट होता है, जब आप पेट्रोल डलवा रहे हो तब क्या होता है, तो वो भी इसी बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। उसके बाद हीट ऑफ कंबशन ऑफ प्रोपीन, प्रोपीन में क्या करोगे, C3H6 है, ऑक्सीजन दोगे, फिर कैसे कार्बन और हाइड्रोजन तो मिलेंगे, बस आपको बैलेंस करके बताना है। यहाँ आपका 1 मोल रहना चाहिए जो आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। ठीक है। तो इधर इसमें हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जो भी था, ये हीट ऑफ फॉर्मेशन, इसके अंदर आपको 1 मोल और कैसे तोड़ना ये सिखाया गया। हीट ऑफ कंबशन में आपको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना। वेपराइजेशन कंडेंसेशन दोनों इन्वर्स है एक दूसरे के, या कह सकते हो अपोजिट है, नॉट इन्वर्स, अपोजिट है। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन और फ्रीजिंग बताया, दोनों ये भी अपोजिट है। क्यों अपोजिट है, इस पे भी रीज़न आ सकता है। उसके बाद सब्लिमेशन और एटमाइजेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सब्लिमेशन में आपका फिजिकल स्टेट जो होती है वो चेंज होती है, अदरवाइज तो वैसे मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूल सेम रहता है। I2 है तो I2, P4 है तो P4, S8 है तो S8 ही रहेगा। अब एटमाइजेशन के अंदर बताया गया कि जैसे पहले तो हम ये करते थे, पहले हम ये करते थे, लेकिन यहाँ पर है कि आपको आइसोलेटेड एटम करना है। 1 मोल से किस पे जाना है, आइसोलेटेड एटम पे जाना है। तो आप कैसे करोगे, दिस इज हाउ यू आर गोना टू सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑल्सो। फिर हमने इसके 2 इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स पढ़े थे। ठीक है, इनके बॉन्ड्स के बारे में डिस्कस किया। अगर ये देखो, ये वाला और ये वाला दोनों ही लिखने आ गए कि हमें ये कैसे लिखना है, क्योंकि बाकी ऊपर के तो डैम श्योर कि बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे कि हमें कैसे तोड़ना है, आइसोलेट कैसे करना है, या ग्रुपिंग कैसे करनी है। पहले हमने सभी को मॉलिक्यूल में तोड़ा, फिर सेकंड वाले में हमने ऑक्सीजन के साथ करवाया, थर्ड में हमने सभी को आइसोलेटेड रखा, अपोजिट्स देखे। अब फोर्थ हमारा था ये वाला टॉपिक, जिसके अंदर हमने इनके बॉन्ड एनर्जी के बारे में बताना है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, या जो कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड है। तो ऐसा करके हमने सभी के बॉन्ड्स के बारे में भी डिस्कस किया। ठीक है। सो लेक्चर 1 एक्सप्लेन भी कर दिया, क्विक रिवीजन भी दे दिए, और होमवर्क भी दे दिया। होमवर्क में क्या है, जितने सारे क्वेश्चंस है उसे दोबारा से रिपीट करो। आई होप ये आपको रिकॉर्डिंग जो है अच्छे से समझ आई होगी। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द लेक्चर 2। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।